Bismillahirrahmanirrahim. Second year Zoology, Chapter 1, Homeostasis, Part 1, Thermoregulation in Animals. I am Dr. Lubna Hameed from Government Degree Girls College, Greenbelt, Mehmoodabad, Karachi. Today, student, we will study about the thermoregulation in animals. Thermoregulation means, thermo means temperature and regulation means to maintain. Thermoregulation is an ability of an animals to keep their body temperature within certain limits, even when the surrounding temperature is different from their body temperature. किसी भी एनिमल की वो सलाहियत जिसमें वो अपने बॉडी टेम्परेचर्स को एक सर्टन लिमिट्स के अंदर, एक सर्टन बाउंड्रीज के अंदर रखता है, हाँ उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो। अब किसी भी एनिमल का टेम्परेचर डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पे, कि वो कितनी बॉडी हीट जनरेट कर रहा है या किसी एक्सटर्नल सोर्स से हासिल कर रहा है, और कितनी हीट जो है वो बॉडी से लॉस कर रहा है। अब आप देखते हैं कि हम लोग अपना बॉडी से जो है वो डिफरेंट वेज में हीट लॉस भी करते हैं। जैसे एवापोरेशन के ज़रिए भी हीट लॉस हो रही होती है हमारी बॉडी में ड्यूरिंग समर सीज़न। और जब हम सांस लेते हैं तो सांस आपने महसूस किया होगा, खा सर्दी हो या गर्मी हो, सांस गर्म होता है, मीन्स उससे भी हम अपनी हीट लॉस कर रहे होते हैं। अब किसी भी एनिमल बॉडी या ऑर्गेनिज्म बॉडी को कितनी तरह से इन्वायरमेंट से वो किस तरह से हीट को गेन कर सकते हैं, यानी कितनी तरह की हीट जो है वो उन्हें अवेलेबल है। उसमें नंबर 1 अगर हम देखें तो डायरेक्ट सनलाइट है। सनलाइट एक सोर्स ऑफ हीट है जो कि एनिमल को ट्रांसफ़र हो रही है, यानी हीट जो है वो सनलाइट से एनिमल बॉडी को ट्रांसफ़र हो रही है। अब सनलाइट से कुछ इंफ्रारेड रेज भी होती हैं जो कि हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन वो भी हीट अफेक्ट रखती हैं। ये इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन जो है ये भी एक सोर्स ऑफ हीट है जो कि एनिमल को ट्रांसफ़र हो रही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म बॉडी को ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ज़रिया है। और इसी तरह से सनलाइट रिफ्लेक्टेड हीट लाइट भी जो है वो हीट ट्रांसफ़र का एक ज़रिया है। और इसके साथ साथ ये तीनों चीज़ जो थे सोर्सेज, ये तो एक्सटर्नल सोर्सेज थे जिनके ज़रिए से हीट जो है वो एनिमल बॉडी को ट्रांसफ़र हो रही है थ्रू सनलाइट, थ्रू इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन, थ्रू रिफ्लेक्टेड हीट लाइट। अब एक सोर्स ऐसा है जो कि एनिमल बॉडी के इनर साइड पे इंटरनली मौजूद है, जो मेटाबॉलिक हीट कहलाता है। मेटाबॉलिक हीट जो है वो जो कि हर एनिमल के अंदर आपको पता है मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है, और इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हीट एज अ बाय प्रोडक्ट पैदा हो रही है, और ये भी एक सोर्स है हीट का। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि थर्मो रेगुलेशन या टेम्परेचर रेगुलेशन की बेस पर हमने एनिमल्स को कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया है। अगर हम सबसे पहले हम पुरानी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जिसमें हमने एनिमल्स को टेम्परेचर रेगुलेशन या थर्मो रेगुलेशन की बेस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक पिकिलोथर्म्स और दूसरे होम्योथर्म्स। पिकिलोथर्म्स में वो एनिमल्स इसके अंदर हमने रखे थे जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। देयर बॉडी टेम्परेचर्स डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। मतलब अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम या ज़्यादा होगा। इन्हें हमने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। इसमें हमने फिशेस, इनवर्टिब्रेट्स और रेप्टाइल्स को रखा। जबकि सेकंड कैटेगरी जो कि होम्योथर्म्स है, होम्योथर्म्स के अंदर वो एनिमल्स को हमने इंक्लूड किया जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी दोज एनिमल्स विच आर एबल टू मेंटेन या अपने बॉडी टेम्परेचर को एक सर्टन बाउंड्रीज या लिमिट्स में रखने की अहलियत रखते हैं, वो होम्योथर्म्स कहलाए, या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इनके अंदर बर्ड्स, मैमल्स को इंक्लूड किया गया। अब ये 2 कैटेगरीज
के साथ साथ जब हमने इन दो कैटेगरीज के अलावा जब हमने इनके अंदर जो एनिमल्स रखे उनको हमने जब मज़ीद स्टडी किया तो हमें कुछ क्लैशेस नज़र आए। उनमें अगर हम डीप सी फिशेस जिन्हें हमने पिक्लोथर्म्स में रखा है, अगर हम उनको देखें तो पिक्लोथर्म्स में तो कंटिन्यूसली हम बता रहे हैं कि फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर हो रही है इनके अंदर, जबकि डीप सी फिशेस के अंदर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर उनका कांस्टेंट है, उनमें फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर नहीं हो रहा। हमने उनको जो है वो पिक्लोथर्म्स में रख दिया, जबकि उनके करैक्टर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू थर्मोरेगुलेशन मैच कर रहे हैं होम्योथर्म्स से। नंबर 1 क्लैश तो ये था। उसके बाद लिजर्ड्स, कुछ ऐसे लिजर्ड्स की जब स्टडी की गई तो उनका भी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, उनके टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशन नहीं देखने में आ रही, जबकि उन्हें भी हमने पिक्लोथर्म्स में रखा। जबकि उनका अब डीप सी फिशेस में टेम्परेचर और लिजर्ड में टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि इनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में टेम्परेचर में बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, और फ्लक्चुएशन जो हो भी रही है वो भी निग्लेजिबल है। अब थर्ड, कुछ बर्ड्स और मैमल्स ऐसे भी स्टडी में आए जिनके अंदर फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। अब जैसे दिन के टाइम उनका टेम्परेचर कुछ और है और रात के टाइम पे उनका टेम्परेचर कुछ और है, उनमें फ्लक्चुएशन आ रही है, लेकिन हमने उनको, बर्ड्स और मैमल्स को होम्योथर्म्स में रखा। इन ऑब्जेक्शंस और इन पॉइंट्स की वजह से हमने नई क्लासिफिकेशन की थर्मोरेगुलेशन की बेस पे। उस न्यू क्लासिफिकेशन की बेस क्या रखी गई कि एनिमल का सोर्स ऑफ हीट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से वो ले रहा है अपने थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए को मेंटेन करने के लिए उसका सोर्स ऑफ हीट क्या है। उसकी बेस पे हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उसमें नंबर 1 एक्टोथर्म्स, नंबर 2 एंडो एंड नंबर 3 टीरोथर्म्स। एक्टोथर्म्स, एक्टो मीन्स एक्सटर्नल, थर्म्स टेम्परेचर। एक्टोथर्म्स जो एक्सटर्नल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी दोज एनिमल्स देयर बॉडी टेम्परेचर मेनली डिपेंड ऑन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल हीट सोर्स पर डिपेंड करता है। देयर बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल अलॉन्ग विद द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इन एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट पे डिपेंड कर रहा है या एनवायरमेंटल सोर्स ऑफ हीट कह सकते हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है, और उसके ही कम या ज़्यादा होने से इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम या ज़्यादा हो रहा है। इनके अंदर भी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो मेटाबॉलिक हीट इतनी कम मिकदार में होती है कि वो जल्द ही माहौल से या एनवायरनमेंट से एक्सचेंज कर दी जाती है, यानी उसकी मदद से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। इनका इन्हिसार इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पर ही होता है। इसमें जो एनिमल्स रखे गए वो बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनकी एग्जांपल्स में फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं। जबकि एंडोथर्म्स जो कि एक्टोथर्म्स के बिल्कुल अपोजिट है, एंडो मीन इंटरनल, थर्म्स मीन टेम्परेचर। Endotherms are those organisms which maintain a constant internal body temperature regardless of the temperature of their environment। यानी इनका अपना इंटरनल टेम्परेचर को ये एक लिमिट के अंदर, एक बाउंड्रीज के अंदर ही रखते हैं, उसको जो है ये फ्लक्चुएट नहीं होने देते, हाँ इनके एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो। ऐसा नहीं होता इनके साथ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनका टेम्परेचर इंटरनली भी बढ़ जाए और कम हो रहा है तो कम हो जाए। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल अगर हम अपनी लें ह्यूमन बींग्स की, तो हम देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर एक लिमिटेड में, एक लिमिट्स में है, यानी 36 पॉइंट समथिंग से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम इसके दरमियान ही रहता है, इससे एक्सीड नहीं करता, इससे कम नहीं होता, और मीन टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। खा हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों ना हो, या हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों ना हो, लेकिन इसके साथ हमारा बॉडी टेम्परेचर ना कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा।
अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें फीवर नहीं है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। इसके अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले टेम्परेचर वेरिएशन के साथ वेरिएशन नहीं आएगी। Their body temperature is independent of environmental temperature, so that in cold condition their blood is at a temperature higher than that of their surrounding. यानी अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में भी हमारे ब्लड का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ ठंडा नहीं हो जाएगा, यानी कम नहीं हो जाएगा, मेंटेन रहेगा। इसकी मेंटेनेंस की जो सोर्स है वो क्या है? मेटाबॉलिक हीट। अब यहाँ पर जो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं वो इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से और सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए से पैदा करते हैं कि वो इनके टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। यानी इनका जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म है वो इनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आने देता है। इसी वजह से इन्हें एंडोथर्मिक एनिमल्स जो हैं वो यानी अपनी ओन हीट विद इन देयर बॉडी जनरेट करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, सम फिशेस हैं, बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं। अब एक थर्ड कैटेगरी जो कि एक्टो और एंडोथर्म्स के दरमियान की है वो है हेटेरोथर्म्स। Heterotherms, those animals that vary between self-regulating their body temperature and allowing the surrounding environment to affect on। यानी ये वो टेम्परेचर हैं जो कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को जो है वो उसको रेगुलेट भी रखते हैं और समटाइम ये अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर भी उन पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। यानी ये एक्टो और एंडोथर्म्स के बीच के एनिमल्स यानी बीच के सिचुएशन कह लें। दे डोंट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज। ड्यूरिंग एक्टिव पीरियड दे प्रोड्यूस हीट, बट ड्यूरिंग इनएक्टिव पीरियड दे बिहेव लाइक एक्टोथर्म्स। यानी जब ये एक्टिव पीरियड में हैं, डे टाइम्स में हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इनके अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इनके टेम्परेचर को फ्लक्चुएट नहीं होने दे रही, इनके टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है। तो ये शो कर रहे हैं इनके अंदर जो एंडोथर्मिक प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर हो रही हैं। लेकिन जब ये इनएक्टिव पीरियड में चले जाते हैं तो ये टोटली इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इन्वायरमेंट पर डिपेंड होने की वजह से ये लाइक एक्टोथर्म्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैट है, हुमिंग बर्ड्स हैं, hedgehogs हैं, shrews एंड opossum। These are the examples of